चलो भाई अब देखते हैं। माइक लगाना याद नहीं रहा था भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वैदिक साहित्य किसे पुरंदर के नाम से, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना गया? तो पुरंदर के नाम से जाना गया है किसको? इंद्र को। इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना गया है। इंद्र को ही आपका वज्रबाहु के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। इसके अलावा इंद्र के बारे में अगर मैं बात करूं, ऋग्वेद में आपके कितने 250 बार उल्लेख किया गया है, 250 बार इनका उल्लेख किया गया है। और मित्र की अगर बात करें तो सॉरी अग्नि की, तो अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। तो सही आंसर होगा भाई कौन सा? इंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों का के वितरण हेतु उत्तरदायी था? तो संसाधनों का वितरण के लिए होती थी कौन सी? विदथ। विदथ एक संस्था होती थी और ये आपका संसाधनों का वितरण किया करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन वेदों में सत्य नहीं है? नहीं बताना बेटी। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं भाई, ऋग्वेद में 1028 ऋचाओं का संग्रह है। यह ऋचाएं अधिकतर प्रार्थनाएं हैं जो यज्ञ में प्रयोग होती हैं। बिल्कुल सही बात है। यजुर्वेद में गद और मंत्रों के रूप में यज्ञ सूत्र दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही रहेगा आपका। ये मंत्र पुरोहित द्वारा उच्चारित किए जाते थे। यह पुरोहित यज्ञ का अग्निहोत्र संपादित करता था, ये बात भी सही है। सामवेद में धर्म कर्म के लिए, यजुर्वेद के लिए एक मंत्र है, धर्म कर्म के लिए आपका सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अथर्ववेद में मुख्यतः जादुई मंत्र और तंत्र दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर आपका ये पूछ रहा है भाई सत्य नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? डी। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिकथन और कारण दिया गया है। आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में भी एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना विकसित की थी। ये बात आपको बताने की सही है या गलत है। इसके अलावा दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है आपका क्या? आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव था। उपरोक्त दो कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है। और बी में दिया गया है आर सही है और ए गलत है। सी में दिया गया है आपका ए और आर दोनों गलत हैं। डी में ए आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। और ई ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया कि 5 ऑप्शन आते हैं, ए आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। कौन? ए आर की, वो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। देखो भाई, आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में ही एक अच्छी राजनीतिक प्रशासनिक संरचना विकसित की थी, बिल्कुल बात सही है। पहला कथन आपका सही रहेगा। आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा व्यापक अनुभव था, ये बात गलत है। इनके पास कोई अनुभव नहीं था, ठीक है। तो कुल मिलाकर आर गलत है और ए सही होगा, यानी कि कुल मिलाकर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता संगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? कौन सी नहीं, कौन सा नहीं, कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? कैसी? रंगीन ग्रे संस्कृति से पहचानी जाती है, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। चलो जी, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर आपको लोगों को बताना, तो फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है बता दीजिए यदि आपको पता है तो, ठीक है। देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से तो इसका कोई संबंध था नहीं, पूर्व वैदिक सभ्यता से भी कोई संबंध नहीं था, ताम्रपाषाण से संबंधित नहीं था, अन्य कोई विकल्प इसमें नहीं है, ये भी सही रहा। उत्तर वैदिक काल में जो ना इस प्रकार के संस्कृति की पहचान मिलती है। ग्रे बेयर संस्कृति जो संबंधित थी वो थी आपकी किससे? उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से ये संबंधित थी, जिसमें बाकी तीनों वेदों की रचना की गई, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लो। यूजीसी नेट 2019 में आया, धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कुल मिलाकर आपको गलत आंसर इसमें देखना है, गलत आंसर ढूंढना है भाई, कौन सा गलत है ये आपको इसमें देखना है। तो देखते हैं, चलो ठीक है। इनमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है। धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है और सामाजिक जीवन का मानदंडों का भी उल्लेख दिया गया भाई, बिल्कुल सही है। इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, जातियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है, ये भी बात सही है। इनमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है, ठीक है। इनमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है, देश धर्म के बारे में नहीं है, कुल धर्म के बारे में दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इनमें से विभिन्न जातियों का संदर्भ दिया गया है, धर्म ग्रंथों में जातियों के बारे में दिया गया है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। लेकिन ये आपका सी आपका इसमें गलत हो जाएगा, देश धर्म के बारे में दिया गया। इनमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्णों के धर्म का पालन करे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सी आंसर इसमें सही होगा भाई। गलत पूछ रहा है ना, ठीक, गलत पूछ रहा है तो सी आ जाएगा, ठीक है। गलत पूछ रहा है तो कौन सा आएगा?
सी आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र लिखा है, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ये देखो भाई, ठीक है। गायत्री मंत्र की जो रचना की गई थी वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई, और ये तीसरे मंडल में आपको देखने को मिलेगा, तीसरे मंडल में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा विश्वामित्र ने आपका सावित्री के लिए, ठीक है, सावित्री के लिए इस आपके गायत्री मंत्र की रचना की थी, लेकिन वर्तमान में सूर्य देवता के लिए इसका उच्चारण किया जाता है। वर्तमान में किसके लिए? सूर्य देवता के लिए इसका उच्चारण किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि थर्ड इसका सही आ जाएगा। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। उल्टा चल रहा गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? कौन से ग्रंथ में इस बात की जानकारी मिलती है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। ये आपको इसमें बताना है कि नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है। देखो भाई, इसका जो उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा आपको कहाँ से? महाभारत में। महाभारत में प्राप्त हुआ, ठीक है, ठीक है। बोधियान में नहीं होगा, पतंजलि के महाभाष्य में नहीं होगा, और तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी नहीं होगा। कुल मिलाकर महाभारत में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है या उल्लेख मिलता है। बात करेंगे ऋग्वेद में, ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? भाष्यकार यानी कि जो है किसने इन पर टीका लिखी? कुल मिलाकर आपका ऋग्वेद पर जो टीका लिखने वाले थे कौन थे, उनके बारे में आपको बताना है। देखो भाई, ऋग्वेद के बारे में अगर मैं बात करूँ, इन पर जो टीका लिखी गई थी, ठीक है, इन पर जो टीका लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई? तो कुल मिलाकर सबसे पहले जो आपके भाष्यकार थे वे माने जाते हैं स्कंद स्वामी, ठीक है, स्कंदर स्वामी या स्कंद स्वामी, ठीक है। स्कंद स्वामी को माना जाता है। किसको भाई? स्कंद स्वामी को माना जाता है, स्कंद स्वामी को माना जाता है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त में से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? कि भाई वैदिक नदी जो थी आपकी कौन सी? सरस्वती। तो किनके बीच में थी? तो वैदिक नदी जो सरस्वती थी वो आपकी किस किस के बीच में थी, आपको बताना है, ठीक है। सरस्वती नदी किस किस नदियों के बीच में? देखो भाई, सरस्वती नदी की अगर मैं बात करूं, तो ये ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र में थी। एक तो थी आपके सतलज, इसके ऊपर सतलज, ठीक है। और अगर पूरब की बात करें तो पूरब में थी यमुना, ठीक है, देखो, ठीक है, पूरब में थी यमुना। तो इन दोनों नदियों के बीच में आपकी थी कौन सी? आपकी जो है आपकी कौन सी नदी थी? ठीक है, सरस्वती नदी थी, ठीक है, सतलज और यमुना के बीच में। अब यमुना और सतलज, गंगा यमुना तो होगा नहीं, ठीक है, सतुर्दी और अस्कनी नहीं हो सकता, ठीक है, अस्कनी और वितस्कनी होगा, ठीक है। तो यमुना और सतुर्दी के बीच में थी, ठीक है। तो बी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। महाजल पलावन की कथा, जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपका जो है महाजल पलावन की कथा, ठीक है, महाजल पलावन की जो कथा है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? जिसमें ये बताया गया कि देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा की गई। तो वो देखो भाई किसमें मिलेगा? सतपथ ब्राह्मण में मिलेगा आपको। किसमें मिलेगा? सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में आपकी महाजल पलावन की कथा का उल्लेख किया गया है। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है भाई, सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए जी, तो सी आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? इतिहास पुराण को पंचम वेद का मतलब है कि पांचवा वेद, ठीक है, पांचवा वेद किसको कहा गया है या पंचम वेद किसको कहा गया? देखो भाई, ये जो है पंचम वेद जो माना गया है वो किसको माना गया? वो माना गया है आपका छांदोग्य, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद को, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद को माना गया। तो छांदोग्य उपनिषद आ जाएगा कौन से में? सी में, ठीक है, सी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद को पांचवा वेद या पंचम वेद माना गया है, ठीक है भाई। चलो जी, तो सी आंसर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेय को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? यानी कुल मिलाकर याज्ञवल्क्य और मैत्रेय
मैत्रेय, मैत्रेय का उल्लेख जो है वो किस उपनिषद में किया गया है, ये इसमें आपको बताना है। देखो भाई ठीक है, आपका जो इसका जो उल्लेख किया गया वो क्या गया, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय दोनों का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, कौशिकी में नहीं है, श्वेताश्वर में नहीं और ना ही छांदोग्य में। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई। अवतारवाद के बारे में कौन से ग्रंथ में चर्चा की गई है ये आपको इसमें बताना। देखो मैंने आपको बताया था कि अवतारवाद का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमको कहाँ से, सबसे पहले अगर इसकी चर्चा की गई तो वो भगवत गीता में की गई थी। ठीक है, भगवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। इसी में नारायण, आपका नरसिंह के अलावा वामन, ठीक है, वामन जो देवी अवतार हमको देखने को मिलते हैं वे आपके सबसे पहले महाभारत में ही देखने को भगवत गीता में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ना तो कौशिकी में है भाई इस तरह कोई उल्लेख और ना ही अत्रेय ब्राह्मण में और ना ही मनुस्मृति में इस तरह का कोई उल्लेख किया गया, लेकिन भगवत गीता में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलो जी, निम्नांकित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्निनों की सूची का उल्लेख करता है। रत्निन मतलब के राजा के 12 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे जिनको रत्निन कहा गया है। ठीक है, जिनको रत्निन कहा गया है, और इन रत्निनों में 12 जो रत्निन होते थे, ठीक है, 12 जो रत्निन होते थे, इन 12 रत्निनों में रत्निन जो होते थे 12, इन 12 में 4 महिला हुआ करती थी। कितनी, 4 महिला हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर आपसे ये पूछा गया कि 12 रत्निन जो थे इनका उल्लेख कौन से वेद में किया गया, कौन सी आपके ग्रंथों में किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो भाई इनका जो उल्लेख किया गया मैं आपको बता दूं, इनका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निनों का उल्लेख किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं तो शतपथ ब्राह्मण जो है आपका वो यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात, निम्नलिखित किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित हैं। अब देखो आहुति किस में दी जाएगी, जिसमें यज्ञ होंगे। ठीक है, जिसमें होंगे क्या, यज्ञ। यज्ञ क्या उल्लेख कौन से में मिलता है, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आंसर भी सही आपका यजुर्वेद ही हो जाएगा, यजुर्वेद ही हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो क्या है, वैदिक काल में निष्क क्या है। निष्क मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार, ठीक है, कि निष्क जो है एक आपका आभूषण था, गले में पहना जाता था। ठीक है, गले में इसका प्रयोग किया जाता था। निष्क का जो ना कई जगह आपको मिलेगा, वो जो है एग्जाम्पल मिलेगा आपका कहीं में मुद्रा के रूप में भी मिलेगा। निष्क एक प्रकार की मुद्रा भी थी, लेकिन वो बोलेंगे मौर्य काल में। वैदिक काल में निष्क जो था गले में पहने जाने वाला एक सोने का हार था, सोने का आभूषण था। ठीक है, तो सोने का आभूषण था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी सही हो जाएगा भाई। निम्नांकित में से किस उपनिषद में वर्णित के जनपद का एक राजा दार्शनिक था। तो एक राजा दार्शनिक कौन सा था ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, किसका भाई, के जनपद। ठीक है, के जनपद के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, के जनपद की अगर मैं बात करूं, के जनपद की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राजा मिलता है, जानकारी जो मिलती है वो मिलती है हमको अशोकपति की। ठीक है, अशोकपति की जानकारी मिलती है किस राजा की, तो अशोकपति की जानकारी हमको प्राप्त इसमें होती है, अशोकपति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे समझे। और ये जो ना पांचाल के आसपास, ठीक है, जो अब काशी था, काशी में अजातशत्रु, पांचाल में आपका कौन सा था उस समय, ठीक है, जेवली। ठीक है, जेवली, परवाहन जेवली। ठीक है, परवाहन जेवली की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में भी ऐसा कुछ जो है थोड़ा बहुत जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो के जो था इसके जो प्रमुख राजा थे वे थे आपके कौन से, अशुपति। ठीक है, और वेदेह जो था वेदेह के राजा, विदेह के राजा कौन थे, जनक थे। काशी के अजातशत्रु थे, काशी के अजातशत्रु थे, और पांचाल के थे आपके परवाहन। तो कुल मिलाकर अशुपति जो है आपका ये के जनपद से संबंधित थे। ठीक है, ये 16 महाजनपद जो आएंगे बाद में, ठीक है, उन्हीं में फिर ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी जानकारी प्राप्त होती है भाई। निम्नांकित में से कौन सा वेद अंशतः गद में लिखा गया। गद और पद, मैंने आपको बताया था कि गद और पद का जो उल्लेख किया गया किसमें किया गया, बताओ किसमें किया गया। कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका। ठीक है, गद और पद की मैं कई बार चर्चा कर चुका कि देखो भाई, ठीक है, यजुर्वेद जो है उसी में आपका यज्ञ वगैरह का उल्लेख मिलता है। यज्ञ करने के तरीके हैं। ठीक है, उसी में आपका कृष्ण यजुर्वेद है, और एक है शुक्ल यजुर्वेद, और उसी में आपका शतपथ ब्राह्मण है, उसी में आपका शतपथ ब्राह्मण है, और उसी में जो आपको कृष्ण जो है, कृष्ण यजुर्वेद जो है उसमें गद्य का उल्लेख किया गया है। इसका गद्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गद्य का उल्लेख किया गया कि तो क्या आ जाएगा, अथर्ववेद आ जाएगा।
नहीं, यजुर्वेद आ जाएगा भाई, यजुर्वेद इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है। यानी कुल मिलाकर एक नई दुल्हन या नई जो है नई विवाहिता जो महिला होती है उसके लिए आपका कौन सा शब्द, ठीक है, पुनर्भू शब्द जो है, पुनर्भू शब्द है वो किस वेद में इस बात की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में इस बात की जानकारी आपको मिल जाएगी, ऋग्वेद में इस बात की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी भाई, ठीक है। आगे बात समझिए। और इसी वेद में ये कहा गया है कि अगर किसी महिला का पति मर जाता है या वो उसको छोड़कर चला जाता है तो वो महिला दोबारा से भी शादी या पुनर्विवाह कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा नियोग प्रथा का भी उल्लेख इसी में मिलता है, नियोग प्रथा का भी उल्लेख आपको मिल जाएगा, ठीक है, नियोग प्रथा का भी उल्लेख मिल जाएगा, ठीक है। आगे समझिए, ठीक है, नियोग प्रथा का भी उल्लेख मिल जाएगा आपको, ठीक है। नियोग प्रथा क्या होती थी कि देवर के साथ, ठीक है, संतान उत्पत्ति के लिए महिला जो है देवर के साथ रह सकती थी, ठीक है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वे कौन कौन से जन हैं जिनकी जानकारी हमको मिलती है भाई, ठीक है, ये आपको इसमें बताना, ठीक है। तो ऋग्वेद में कौन कौन से जनों की या जनपदों के उल्लेख की जानकारी हमको प्राप्त होती है। देखो भाई, ऋग्वेद में यदु की जानकारी भी प्राप्त होती है, चेदी की जानकारी भी प्राप्त होती है, और पुरु की जानकारी भी प्राप्त होती है, और मत्स्य की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर सभी आपके सही होंगे और सभी हैं आपके ABCD आपका डी में भाई, ठीक है। तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी बताओ। तो राजा के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था वो किसको माना गया, ठीक है। राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था ये आपको इसमें बताना। देखो भाई, राजा के बाद सबसे प्रमुख अधिकारी जो माना गया वो माना गया भाई पुरोहित को, पुरोहित को माना गया, ठीक है। बहुत श्रेष्ठ जो है इनका दर्जा हुआ करता था ठीक है, पुरोहित का। तो पुरोहित इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म से ही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा बेटी, नहीं पूछ रहा, ठीक। अभी बताया था मैंने आपको कि अशुपति जो है वो के से संबंधित है, के से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जनक जो है आपके विधेय से संबंधित है, विधेय से संबंधित है। बात करें अजात शत्रु की, अजात शत्रु की, ठीक है। तो अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु जो है वो काशी से संबंधित थे। किससे? काशी से संबंधित है, ठीक। तो काशी से संबंधित है, किससे? काशी से संबंधित है शुरुआत में, ठीक है। लेकिन बाद में बनेंगे मगध के भी शासक, ठीक है, मगध के भी शासक, ठीक। लेकिन ये पूछ रहा उपनिषद कालीन राजा, उपनिषद कालीन राजा, ठीक है। ये अभी महाजनपद की बात नहीं कर रहे, महाजनपद की बात नहीं कर रहे भाई, ठीक है। अभी महाजनपद की बात नहीं कर रहे, केवल उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो आपके थे, ठीक है, बृहदत्त, बृहदत्त जो था, बृहदत्त को ही अजातशत्रु कहा गया, ठीक है। बृहदत्त राजा जो था, बृहदत्त, बृहदत्त के नाम से एक राजा था, उसी को अजातशत्रु भी कहा गया। वे काशी के राजा थे, ठीक, काशी के राजा थे। अशुपति के जनक के और परवाण या जबाली आपके पांचाल के राजा थे, पांचाल के शासक थे। तो कुल मिलाकर आपका ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। ये आपका अजातशत्रु, ये मत सोचना बिंबिसार का जो पुत्र, बिंबिसार का पुत्र नहीं है, ठीक है, ये बिंबिसार का पुत्र नहीं है। ये बृहदत्त जो थे, बृहदत्त को ही अजातशत्रु कहा गया, अजातशत्रु कहा गया, ठीक है। जिसको सोच के गलत मत कर दियो, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। नदियों के नाम दिए गए भाई, वैदिक काल के और आधुनिक काल के, ठीक है। देखो भाई, देखो भाई, इनको मिला लो। शतुर्दी कहा गया है आपका सतलज को, ठीक है। तो डी का चौथा भाई, और डी का चौथा केवल एक में दे रखा, तो सीधी सी बात है बी आंसर सही है। कई बार आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा कि एक ऑप्शन देखते सर सारा पता लग जाए। कुभा कहा जा काबुल को, देखो ए का दूसरा होगा, ये रहा, ये दूसरा इसी में केवल, ठीक है। इसके अलावा पुरुषणी कहा गया किसको भाई, पुरुषणी कहा गया किसको, रावी नदी को, ठीक है। सदानीरा किसको कहा गया है, गंडक को, ठीक है। तो कुल मिलाकर मिला लियो भाई, बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लो। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे कौन सा, कथन और कारण वाला भाई। सिंधु तथा हिंदू कुश के मध्य पड़ने वाला भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता है। चलो जी, ऋग्वेद में कुभा, कुर्मु, गोमल नदियों के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। बताओ आंसर कौन सा होगा। बहुत देर से पढ़ा भी रहा तुम लोगों को, ठीक, आंसर बताओ इसका कौन सा होगा। आसान सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं भाई, ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन है कि आप लोग इसे ना कर सको, ठीक है। बताओ फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। फटाफट बता दो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको इसमें बताना भाई, ठीक है। तो फटाफट बता दो, ठीक है। देखो भाई, सिंधु तथा हिंदू कुश के मध्य
पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जाता था। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ऋग्वेद में कुभा, कुर्मु, गोमल नदियों का उल्लेख में कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। बिल्कुल बात सही है, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी भाई इसका सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? आप सभी को मैंने बताया कि सबसे ज्यादा उपयोगी देवता, सबसे प्रमुख देवता जो माने गए वे इंद्र को माना गया। बेटे किसको माना गया? इंद्र को माना गया, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो माने गए इंद्र को माना गया। 250 बार उल्लेख हो गया इनका, 250 बार। इन्हीं को पुरंदर भी कहा गया। क्या कहा गया? पुरंदर भी इन्हीं को कहा गया है, ठीक है भाई। तो आंसर कौन सा लगा देना निशान? सी सही है भाई। अगला क्वेश्चन, मिलान करना सूची से, मिलान करना नरेश और इनके राज्य, ठीक है। कौन सा राजा किस क्षेत्र का राजा था, कौन सा जो है किस राजा से संबंधित है, ये सारा का सारा मिलान करना। देखो भाई अशुपति, अशुपति अभी बताया था मैंने आपको, के जनपद से, के जनपद से संबंधित था, ठीक है। अशुपति के जनपद से संबंधित था। परीक्षित की बात करें तो परीक्षित था आपका कुरु से संबंधित, कुरु से संबंधित, यानी कि ए का दूसरा और बी का तीसरा, ए का दूसरा और बी का तीसरा, ए का दूसरा और बी का तीसरा केवल ए में है भाई, ठीक है, केवल ए में है। और सी का बैठ जाएगा कौन सा भाई? सी का बैठ जाएगा आपका वत्सभूमि। और प्रदोत महासेन थे आपके अवंती के राजा, ठीक है। चंड प्रदोत भी कहा जाता है इनको, ठीक है, चंड प्रदोत भी इनको कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे। नेट में आया था ये 2017 में ये क्वेश्चन। डेंजरस, निम्नलिखित स्थलों में से कहां पर सबसे पहले चित्रित धूसर मर्दभांड PGW का प्रमाण मिला? बताओ भाई, ठीक है। PGW जो थे मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे। सबसे पहला प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ? देखो भाई सबसे पहले जो प्रमाण मिला इनका, मैं बता दूं आपको, तो इनका प्रमाण मिला था आपका अहिच्छत्र से, अहिच्छत्र से। अब तुम कहोगे भाई ये अहिच्छत्र है कहाँ से? अहिच्छत्र जो पड़ता है ये आपका है भाई बरेली वाले आसपास, ठीक है। बरेली का जो क्षेत्र है ना, ठीक है, बरेली वाला, ठीक है, वहां पे है ये शामिल, ठीक है। बरेली के आसपास यूपी में, बरेली के आसपास यूपी में ये क्षेत्र स्थित है, ठीक है, ये क्षेत्र स्थित है, ठीक है। अतरंजी खेड़ा कासगंज में है, ठीक है। श्रावस्ती का तुम्हें पता ही गौतम बुद्ध से संबंधित है। हसितनापुर आपका मेरठ में है भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो PGW के बहुत जगह से आपके जो ना मिट्टी के बर्तन मिले। ये तो पंजाब से मिले, पंजाब में कहाँ से? रोपड़ से मिले। रोपड़ के अलावा दधेरी है, दधेरी पड़ता है, संघोल पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे पंजाब में। हरियाणा में मिले, हरियाणा में कहाँ से? भगवानपुरा, दौलतपुर, ठीक है। इसके अलावा राजा, ठीक है, राजा कर्ण का टीला, ठीक है, नामक स्थान है, वहां से भी प्राप्त हुए। राजस्थान की बात करें तो नोहो पड़ता है राजस्थान में, जोधपुरा है, गिलूंड है, गिलूंड है, गिलूंड यहाँ से मिले हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करोगे तो आलमगीरपुर है, हुलास है, हुलास आपका पड़ेगा सहारनपुर में, आलमगीरपुर पड़ेगा मेरठ में, हसनापुर है ये भी मेरठ में पड़ेगा। अहिच्छत्र अभी बताया मैंने आपको कहाँ से? बरेली में। मथुरा है, जखेड़ा है, सोहगोरा, सोहगोरा आपका पड़ेगा कहाँ से भाई? गोरखपुर के आसपास, ठीक है। तो इन सारे क्षेत्रों से भी आपका क्या हुआ? आपके PGW यानी कुल मिलाकर PGW कहा गया चित्रित धूसर मर्दभांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। बिहार में मिले, बिहार में कहाँ से? वैशाली से। और बात करें आपके जम्मू कश्मीर में तो मांडा, तो वहां से भी इस प्रकार के बर्तन या मिट्टी के बर्तन हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है भाई। आगे बात समझ में? चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में पंचजन किसे घोषित करता है? ऋग्वेद में पंचजन किसे घोषित किया गया ये बताना। पंचवेद जो ना पंचजन, पंचजन कहा जाता है आर्यों की जो 5 जनजातियां थी, आर्यों की जो 5 जनजाति थी उनको आपका पंचवद कहा गया, पंचजन कहा गया, पंचजन कहा गया उनको भाई, ठीक है। आर्यों एक गांव के 5 मुखिया, 5 गांव के 5 नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया? बताओ भाई कितने कारण बताए गए कि भाई कृषि का बढ़ावा दिया जाए। कृषि के बढ़ावे के लिए देखो मैं बताऊं आपको 5 उल्लेख किए गए, ठीक है, 5 उल्लेख किए गए। और कृषि के लिए मैं बता दूं 5 कारणों का उल्लेख किया गया, 5 कारणों का उल्लेख किया गया कृषि को बढ़ावा देने के लिए। और कृषि के अगर कृषि शब्द की बात करें ऋग्वेद में तो 24 बार उल्लेख हुआ। कृषि शब्द का ऋग्वेद में 24 बार उल्लेख हुआ, ठीक, 24 बार इसका शब्द का उल्लेख हुआ है, या श्लोक में जो है इसको गाया गया है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया था, किस जन से संबंध? बताओ भाई
कौन से जन से संबंधित था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जा, ये पूछ रहा है कि कौन से जन से संबंधित था। तो एक जन था आपका जिसे कहा गया आपका क्या, तिरसु, तिरसु जन, ठीक है। तो तिरसु जन से संबंधित था आपका कौन सा, राजा सुदास, ठीक है। तिरसु जन से संबंधित थे कौन, राजा सुदास। इन्होंने क्या करा, ऐसा कहा जाए कि 5 आर्यों और 5 अनार्यों कुल मिलाकर पुरुषणी नदी के तट पर उन सबको पराजित, 10 राजाओं को इसने पराजित किया था, 10 राजाओं को इसने पराजित किया था, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। तो सी आंसर हो जाएगा भाई इसका, कौन सा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित में से किसमें उल्लेखित है। क्या कह रहा, विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम साहू राहुगण के साथ, ये तो है सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में इस बात की जानकारी मिलती है, सतपथ ब्राह्मण में इस बात की जानकारी मिलती है। सतपथ ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं, ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है भाई, यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है क्या, सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है मिलान करने वाला, मिलान करने वाला, ठीक, मिलान करने वाला, ठीक। राणायनीय अभी बताया था मैंने किससे संबंधित था, तो ये आपका यजुर्वेद से संबंधित था, यजुर्वेद से ही संबंधित था, यजुर्वेद से ही संबंधित था, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो इससे मिलान हो जाएगा आपका बहुत आसान, बहुत आसान। कैसे, जैसे देखो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का संबंध था किससे, साकल से। तो देख लो एक का चौथा कौन से में, एक का चौथा 2 में है भाई, एक तो इसमें और एक इसमें, तो ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, ठीक है। अब देख लो आपका दूसरे का दूसरा कौन सा, तो दूसरे का दूसरा भाई है, नहीं भाई गलत हो गया, ये राणायनी है। अरे ये तो सामवेद, राणा, देखो यजुर्वेद का जो संबंध था, यजुर्वेद का वो आ जाएगा भाई किससे, वो इससे नहीं संबंध था भाई, ठीक है। राणायनी से, राणायनी वाला तो इसका ये होगा सी, ठीक है, सी होगा, ये आ जाएगा भाई इसका कण, ठीक है, कण। तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले का तो हो गया देखो कौन सा, साकल, यजुर्वेद का हो गया कणु, सामवेद का हो गया राणायनीय, ठीक है, और अथर्ववेद का हो जाएगा पिपलाद, पिपलाद इसका हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर सी हो गया। चलो भाई अगला देख लो क्वेश्चन कौन सा, फटाफट कर लो आज, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन आज भाई ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी में करा रहा हूँ, ठीक है। चलो वैसे बताऊंगा सबके बारे में। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश, पांचाल राज्य का राजा कौन था ये बताओ भाई। पांचाल के बारे में सुना हो ना, जहाँ की पांचाली थी, ठीक है, जहाँ की पांचाली थी, तो यहाँ पे थे जाबाली, जाबाली यानी कि परवाहन जाबाली यहाँ के नरेश थे या राजा थे, राजा थे, ठीक है। आगे समझ, अजातशत्रु काशी के क्षेत्र के थे, ठीक है, काशी के क्षेत्र के थे। चलो जी आगे देख लो, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज्य युद्धों का नेतृत्व किसने किया, 10 राज्य या 10 राज्य, अच्छा एक तरफ तो सुदास थे, दूसरी तरफ जो 10 राज्य थे उनमें से ना उन 10 राजाओं का नेतृत्व किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र के द्वारा उन सब का जो है आपको क्या किया गया था, ठीक है, नेतृत्व किया गया था, जिसको क्या कहा गया, कौशिक भी कहा गया, ठीक है, विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र को कौशिक, कौशिक भी कहा गया, ठीक है, कौशिक भी कहा गया, ठीक है। तो बी आ जाएगा इसमें सही, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, चलो जी निम्नांकित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है, यानी कि सभा और समिति के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है, सही बताना। सभा सामान्य वर्ग और प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व, गलत, सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। समिति जो है ना ये सामान्य लोगों की थी और सभा जो थी विशिष्ट लोगों की, यानी कि जो है ना इसमें बुजुर्ग लोग हुआ करते थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सही बुझ रहा ना, हाँ संदर्भ में सही, सही बुझ रहा है, ठीक है, तो यही हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अब देखो, सभा और समिति सदस्यों की संख्या अनुपात में समान होती थी ना जी, समिति के सदस्यों की संख्या सभा के सदस्यों की संख्या से ज्यादा होती थी ना, सभा वालों से कम हुआ थी। निम्नांकित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था, यानी कि यज्ञ जो होता था उसके संपादन का निरीक्षण कौन करता था। देखो भाई बहुत आसान है लेकिन बताओगे कैसे, ठीक है, बहुत आसान है, आंसर कैसे बताया जाएगा इसका, देखो ठीक है, इसका आंसर कैसे बताया जाएगा, ठीक है।
इसका आंसर ऐसे बताया जाएगा, यज्ञ से संबंधित थे कौन, आपके यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों का उल्लेख किया गया, और आपका यजुर्वेद का जो गायन करता था उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था ब्रह्मा। ब्रह्मा संपादन का निरीक्षण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, ब्रह्मा, ठीक है। और ब्रह्मा 4 प्रकार के होते थे, ठीक है। होत्र या होता कहा गया, उद्गाता कहा, होत्र होता था ऋग्वेद का गायन करने वाला, ठीक है। उद्गाता कहा गया सामवेद का गायन करने वाला, ठीक है। और अर्धुव्य, ठीक है, या याज्ञनिक कहा गया यजुर्वेद का उल्लेख कर वो या ना उसका गायन करने वाला, ठीक है। और जबकि इन सब का जो निरीक्षण करता था वो कौन करता था, ब्रह्मा करता था। ब्रह्मा उसका जो है निरीक्षण करता था, ठीक है। आगे बात समझे। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लो क्या है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन 2 नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को संकेत दर्शाता है। देखो भाई, सिंधु तो अफगानिस्तान में थी नहीं, ना ही शतुर्दी थी, ना विपाशा थी, ना वितरणता थी, ना अस्किनी थी, ना पुरुषनी थी। तो रहेगी सुवास्तु और गोमती। अरे गोमती तो उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ये उस गोमती की बात नहीं कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश वाली जो गोमती है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। ये गोमती जो है आपकी, देखो मैं आपको बताऊं, सुवास्तु, ठीक है, सुवास्तु और गोमल वाली नदी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कौन सी के, गोमल जो नदी है, ठीक है, उसी को आपको क्या कहा गया, गोमती कहा गया। सुवास्तु तो थी अफगानिस्तान में, गोमती भी थी। इसके अलावा कौन सी थी, काबुल, यानी कि कुभा जिसको कहा गया, कुभा काबुल कहा गया। इसके अलावा कुर्मू थी, ठीक है। इसके अलावा गोमल थी और सुवास्तु थी। तो ये इन नदियों का उल्लेख किया गया अफगानिस्तान में। तो सी आंसर आ जाएगा भाई, सी आंसर आ जाएगा। लिखा क्यों नहीं जा रहा, चलो भाई लिखा नहीं जा रहा तो आगे चलो। उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी। उच्च ज्ञान पर संभाषण, उच्च ज्ञान यानी कि जो ना जो सर्वोच्च ज्ञान था उस पर संभाषण करने वाली जो महिला होती थी उसे गार्गी कहा जाता, गार्गी कहते थे। याज्ञवल्क्य में उसे गार्गी कहा गया। संवाद करने वाली महिला को क्या कहा गया, गार्गी, गार्गी कहा गया। ये एक तरह का जो ना पद था, जबकि ये अपाला, घोषा, विश्वरा ये सारी जो ना महिलाएं थी, ठीक है, ये महिलाएं थी। और ये एक ना गार्गी एक तरह का पद था, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है आप लोगों के सामने। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण मिलता है। भारोपीय भाषा कौन सी थी भाई, भारोपीय भाषा का जो अभिलेख प्राप्त हुआ हमें कहाँ से मिला, वो मिला भाई आपका देखो 2200 ईसा पूर्व के आसपास करके, 2200 BC यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय का 2200 ईसा पूर्व के आसपास का एक आपका नमूना प्राप्त हुआ है। कहाँ से, ईरान से प्राप्त हुआ, ठीक है, ईरान से प्राप्त हुआ, ईरान से, ठीक है। इसके अलावा सीरियाई क्षेत्र से भी प्राप्त हुआ। तो ईरान और सीरियाई क्षेत्र से, ईरान और सीरियाई क्षेत्र से दोनों दे रखिए भाई। भारोपीय भाषा पूछ रहा था, भारोपीय भाषा, ठीक है। तो इसका जो ना सही आंसर कौन सा आना चाहिए भाई, एक मिनट। भारोपीय भाषा देखो भाई, ईरान और इराक, ठीक है, ईरान और आपका जो ना सीरिया वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, ईरान और सीरिया वाले क्षेत्र से आपका क्या हुआ, अनेक हमको जो ना ग्रंथ प्राप्त हुए और आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका जो हमको नमूना जो प्राप्त हुआ वो आपका यार तीनों जगह से मिला है। वैसे इराक से भी मिला है, सीरिया के क्षेत्र से मिला, ईरान से मिला, यही पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो कौन सा लगाओगे भाई, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं आने का, बस ये तो आना ही नहीं है। बाकी तीनों तो जो तीनों क्षेत्र से अभिलेख का प्रमाण मिला 2200 BC के आसपास, इसी क्षेत्र से, तीनों वाले क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर लगा लो भाई, कोई सा भी लगा लियो भाई, चलो छोड़ो, ठीक है। ये विवादित क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसको मैं देता हूँ छोड़ो, ठीक है। आगे बात समझे। ऐसे मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर आना चाहिए, ठीक है, इसका सही आंसर आ जाना चाहिए भाई इराक वाला क्षेत्र, ठीक है, इराक वाला क्षेत्र इसका सही आंसर आ जाना चाहिए, भारोपीय भाषा वाला प्राचीनतम अभिलेख, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नांकित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था। आप सभी को पता है कि तीसरे मंडल की रचना की गई थी विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, और उसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किया गया है। इसमें ज़्यादा टाइम तो लेने वाले नहीं, क्योंकि पीछे भी बता चुका भाई, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा है, कौन सा वेदांग ऐसा है जो पद रचना से जुड़ा हुआ, बता दो, ठीक है। पद रचना से जुड़ा हुआ वेदांग कौन सा, इसमें ये पूछा गया। देखो भाई पद रचना से जुड़ा हुआ वेदांग मिलेगा आपको कहीं में, ठीक है। गद और पद का उल्लेख किया गया किसमें, यजुर्वेद में, तो उसी मांगो ना छंद वगैरह भी उसी मांगे, तो छंद से जुड़ा हुआ, ठीक है, छंद आ जाएगा, ठीक है, छंद आ जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो।
भारत में कहाँ पर भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि सबसे पहले जो प्राचीनतम सामग्री मिलती है वो कहाँ से मिली है, ये पूछ रहा भाई। ये पूछ रहा कि जी भारत में जो भोजपत्र है, भारत की बहु प्राचीनतम लेखन सामग्री, लिखी हुई सामग्री कहाँ से मिली। देखो भाई, आपका इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र पड़ता है सिंगरौर, सिंगरौर नामक स्थान है। सिंगरौर, कौन सा? सिंगरौर, सिंगरौर, सिंगरौर पड़ता है 22 मील उत्तर पश्चिम में प्रयागराज के, ठीक है। और उसी में एक गांव पड़ेगा, इसी कस्बे में एक गांव पड़ता है सरंगवेरपुर, सरंगवेरपुर। तो यहाँ से सबसे पहला प्राचीनतम जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके, ठीक है, लेखन सामग्री के, ठीक है, लेखन सामग्री के, लिखी हुई सामग्री के, ठीक है। आगे बात समझ। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है? निम्नांकित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है, ये आपको इसमें बताना। देखो भाई, संहिता जो मिलेगी आपकी यजुर्वेद की शुक्ल, वो मिलेगी वाजस्नेयी, 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 ठीक है। तो डी आंसर से आ जाएगा। कांठक संहिता नहीं मिलने की, तैतरीय संहिता नहीं मिलने की, और मैत्राण्य संहिता भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा भाई डी आंसर है, ठीक है, डी आंसर से ही हो जाएगा। निम्न वैदिक यज्ञों में से किसका राजत्व के साथ सीधा संबंध था, बताओ। यज्ञों से राजत्व, इनके राजा कौन कौन से यज्ञ करता था कुल मिलाकर? आंसर बिल्कुल आसान है। राजा अश्वमेघ यज्ञ भी करता था, राष्ट्रीय यज्ञ भी करता था, वाजपेयी यज्ञ भी करता था। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी आंसर, वैसे सारे सही हैं लेकिन सबसे सटीक बैठेगा सी, क्योंकि इसमें सारे दे रखे, इसमें आपके सारे दे दिए गए, ठीक है। तो राजत्व से संबंधित हो गए, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं था? तो भगवत गीता तो शामिल थी भाई, भगवत गीता शामिल थी, उपनिषद भी शामिल थे, और बृहसूत्र भी शामिल थे। भागवत शामिल नहीं था भाई, भागवत इसमें शामिल नहीं था। तो कुल मिलाकर बी आंसर से आ जाएगा। प्राय स्त्री प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं थी या शामिल थी? भगवत गीता थी, उपनिषद थी, और बृहसूत्र थी। लेकिन कुल मिलाकर आपका अगर मैं बात करूं तो इसमें भागवत शामिल नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? उत्तर वैदिक काल में आर्यों को कौन से क्षेत्र की जानकारी नहीं थी, ये बता दो भाई, ठीक है। देखो भाई, संपूर्ण गंगा घाटी की तो होगी थी जानकारी, दोनों समुद्रों की, हिमालय के विशिष्ट पर्वत शिखरों की, और कृष्णा नदी घाटी की। बताओ कौन सा सही आंसर होगा। देखो इनका जो सही आंसर होगा ना, ये लोग दक्षिण भारत में कभी नहीं गए, तो कुल मिलाकर कृष्णा नदी घाटी की दक्षिण भारत की इनको जानकारी नहीं थी। बाकी सारे क्षेत्रों की थी, ठीक है। समुद्र भी देख रखा था क्योंकि जो ना गुजरात के आसपास थे, ठीक है। इसके अलावा इन लोगों को हिमालय की जानकारी भी थी, ठीक है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे, ये आपको बताना होगा, ठीक है। वेदों या श्रुतियों के अंग कौन कौन से नहीं थे, ये इसमें आपको बताना। देखो भाई, ठीक है, वेदों और श्रुतियों के अंग संहिता तो थे, उपनिषद भी थे, ब्राह्मण भी थे, पुराण बाद में लिखेंगे तो पुराण नहीं थे कुल मिलाकर, ठीक है। पुराण जो है ये श्रुतियों या वेदों के अंग नहीं थे, ठीक है, तो इनको कह सकते हैं, ठीक है। चलो जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो आज के जो ना, आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा थे भाई, ठीक है, और मुझे लग रहा शायद ये जो ना, अच्छा और भी हैं, ठीक है, हाँ 2 क्वेश्चन और रह गए भाई, ठीक है। चलो जी इनको देख लो भाई। 16 संस्कारों से पहले एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये देख लो ये, ठीक है। हाँ ये तो बता ही दिया, ठीक है। चलो जी, तो आपका युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में लिखा गया है? भाई युद्ध का जो प्रारंभ होगा वो मानव के मस्तिष्क में होता है। इस बात की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? इस बात की जानकारी दी गई भाई आपकी किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद जो है सबसे खतरनाक वेद बताया गया, सबसे नवीन वेद भी है, और सामाजिक वेद भी यही है, ठीक है। इसी में मिलती है आपकी जानकारी किसकी, कि भाई युद्ध का जो प्रारंभ होगा वो मनुष्य के दिमाग में, मनुष्य के मस्तिष्क में होगा, ठीक है। इस बात की जानकारी इसी सी आंसर सही हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? उपनयन संस्कार बताओ, उपनयन जो संस्कार था वो कौन सा नंबर मिलेगा उसका? देखो भाई उपनयन संस्कार मैं बताऊं आपको, ठीक है। सबसे पहला जो संस्कार था मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, गर्भाधान, ठीक है। गर्भाधान सबसे पहला संस्कार था। दूसरा पुंसवन, पुंसवन दूसरा संस्कार माना गया। तीसरा माना गया सीमांतोयन, सीमांतो नयन जो संस्कार माना गया वो तीसरा माना गया, ठीक है। चौथा माना गया जातकर्म, चौथा माना गया क्या? जातकर्म।
पांचवा माना गया नामकरण, ठीक है, नाम रखना बच्चे का, ठीक है, नामकरण, ठीक है। और पांचवा हो गया। छठा माना गया कौन सा भाई, छठा माना गया निष्कर्मण, निष्कर्मण। सातवें की बात करूं तो अनप्राशन, अनप्राशन माना गया, ठीक है, सातवां। और आठवां था आपका चूड़ाकरण, ठीक है, चूड़ाकरण, ठीक है, चूड़ाकरण था, ठीक है। इसके अलावा आठवां हो गया नौवा, नौवा माना गया कर्णवेद, ठीक है, कर्णवेद माना गया कौन सा, नौवा, ठीक है। तो पूछ रहा कौन सा, उपनयन, ठीक है, कर्णवेद हो गया नौवा, ठीक है। और विद्या जो ना 10वां हो जाएगा विद्यारंभ, विद्यारंभ मतलब जब बच्चे को विद्या आरंभ कराई जाती थी, स्कूल में एडमिशन उसका कराया जाता था भाई, ठीक है। चलो जी 10 हो गए। 11वां माना जाएगा किसको, उपनयन को, ठीक है, 11वां था उपनयन, ठीक है। तो 11वां था कौन सा, उपनयन, मेरे पास में 11वां, तो 11वां हो जाएगा भाई उपनयन, ठीक है, 11वां उपनयन हो जाएगा। 12वां, 16 बता रहा, ठीक है। 12वां होगा आपका वेदारंभ, वेदारंभ यानी कि वेद वगैरह पढ़ने, ठीक है। इसके अलावा 13वां, 13वां होगा आपका केशांत, केशांत मतलब गंजा करना, उसको बाल कटवाने, ठीक है। इसके अलावा 14वां क्या होगा, समावर्तन, समावर्तन। और 15वां होगा उसका विवाह, ठीक है। और भाई 16वां हो जाएगा अंत्येष्टि यानी कि उसका अंतिम संस्कार करना, ठीक है। तो कुल मिला के उपनयन जो आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 11वां, याद कर लियो ना, ठीक है, 11वां कोई सा भी बोझ ले, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाए भाई एग्जाम में। तो ये थे भाई आज के आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन कराए भाई मैंने आज आपको, ठीक है। आज आपको फटाफट जो है ना 50 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, 50 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि शॉर्ट थे तो फटाफट जो है ना मैंने इनके आंसर आप लोगों को बता दिया भाई, ठीक है। जितना एक्सप्लेन हो सका था इनका, ठीक है, था वो मैंने इनका आपका करा दिया, ठीक है। तो भाई आज की क्लास को करेंगे यहीं पर समाप्त, ठीक है। और कल से फिर जो है आगे की क्लास करेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो तथा शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए जी नमस्कार, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त।